उन्हें व्लादिमीर पुतिन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में डालना चाहिए। लेकिन किस लिए, ये सोचने वाली बात है। शायद किसी एक सैन्य संघर्ष में सबसे ज्यादा बेवकूफ़ी भरे फैसले लेने के लिए। इसमें तो वो सबसे आगे होंगे। क्या युद्ध शुरू करने के लिए सबसे ज्यादा बहाने बनाने का रिकॉर्ड, जिनमें से कोई भी समझ में नहीं आता, ये तो पक्का है। फिर भी अगर हमें सिर्फ एक रिकॉर्ड चुनना हो जो पुतिन को अमर कर दे और उन्हें उनकी सही विरासत दे, तो वो यही होगा। सबसे ज्यादा रूसी सैनिकों की बलि देना एक पागलपन भरे युद्ध के लिए जिसका कोई असली मकसद नहीं है। ये तो बिल्कुल सही बैठता है। आंकड़े बहुत डरावने हैं, वजह पूरी तरह पागलपन भरी है। और सबसे बुरी बात यह है कि ये आंकड़ा तब तक बढ़ता ही रहेगा जब तक पुतिन का यूक्रेन के खिलाफ जुनूनी अभियान खत्म नहीं हो जाता। हम आपको सबसे अहम आंकड़ा पहले बताएंगे। 13 अगस्त तक रूस ने मौत, चोट या बंदी बनाए जाने के कारण 14,62,970 सैनिक खो दिए हैं। ये आंकड़े यूक्रेन के वित्त मंत्रालय के अनुसार हैं, जिसने पुतिन की यूक्रेन को झुकाने की सन की इच्छा के चलते रूस को हुए असली नुकसान का खुलासा किया है। जल्द ही रूस उस मुकाम पर पहुंच जाएगा जहां उसे 15 लाख हताहतों का सामना करना पड़ेगा, जो किसी एक देश के लिए एक चौंका देने वाला आंकड़ा है। ऐसा संघर्ष द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ द्वारा नाजी खतरे को हराने के बाद से नहीं देखा गया है। कम से कम उस समय रूस ने जो भारी नुकसान झेला था, उसका एक उद्देश्य था। हिटलर को रोकना जरूरी था और रूस ने इसमें वीरतापूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन यूक्रेन युद्ध किसी हत्यारे विचारधारावादी को रोकने के बारे में नहीं है, यह तो उसकी सेवा करने के बारे में है। यूक्रेन में रूस का युद्ध पुतिन के इतिहास के विकृत नजरिए को संतुष्ट करने के अलावा और कोई उद्देश्य नहीं रखता, क्योंकि वह खुद को अब तक के सबसे महत्वपूर्ण रूसी नेताओं में से एक के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। वह निश्चित रूप से इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे, बस उस तरह नहीं जैसा वह चाहते हैं। हम सिर्फ कुछ ही दिन दूर है उस मुकाम से जब रूस एक और मील का पत्थर छू लेगा, जिससे पुतिन का वह रिकॉर्ड पक्का हो जाएगा जिसमें सबसे ज्यादा रूसी सैनिकों की जान एक पागलपन भरे बिना किसी असली मकसद वाले युद्ध में कुर्बान कर दी गई। कितने दिन? थोड़ी सी साधारण गणना हमें इसका जवाब दे देगी। 13 अगस्त के आंकड़ों के अनुसार जो हमने अभी साझा किए, रूस यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में 15 लाख सैनिकों को खोने से सिर्फ 37,000 सैनिक दूर है। अब हमें रोजाना के हताहतों की संख्या चाहिए। इसके लिए चलिए रूस के जुलाई के आंकड़े लेते हैं। यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के जनरल स्टाफ के अनुसार रूस को जुलाई में 42,860 हताहतों का नुकसान हुआ, जो 2026 की शुरुआत से अब तक की सबसे अधिक मासिक दर है। इसे जुलाई के 31 दिनों से भाग दे तो रोजाना लगभग 1,382 सैनिक हताहत होते हैं। इसके बाद गणित आसान है। 37,030 को 1,382 से भाग देने पर हमें 27 दिन से थोड़ा कम मिलते हैं। इससे पहले कि रूस 1.5 मिलियन के आंकड़े तक पहुंच जाए, सटीक रूप से 26.8 दिन। इसका मतलब है कि रूस संभवतः सितंबर के पहले हफ्ते के बाद ही 1.5 मिलियन हताहतों की संख्या तक पहुंच जाएगा, जो उस सैन्य शक्ति के लिए एक और अपमानजनक क्षण होगा, जिसे दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य शक्तियों में से एक माना जाता है। अब हमारे पास विचार करने के लिए कुछ वैकल्पिक आंकड़े हैं। जिन आंकड़ों का हमने उपयोग किया है वे यूक्रेन से आए हैं और सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज या CSIS भी मोटे तौर पर उनसे सहमत है। हालांकि अन्य स्रोत सहमत नहीं है, लेकिन उनके आंकड़ों के साथ कई सीमाएं जुड़ी हुई हैं। उदाहरण के लिए यूके की GCHQ जासूसी एजेंसी ने मई में अनुमान लगाया था कि लगभग 5 लाख रूसी सैनिक कार्रवाई में मारे गए हैं। हम यह सीमा तुरंत देख सकते हैं। यह आंकड़ा केवल उन सैनिकों को शामिल करता है जो मारे गए हैं और इसमें घायल या पकड़े गए सैनिकों की गिनती नहीं है। यह बिल्कुल भी असंभव नहीं है कि अगर GCHQ सभी हताहतों को शामिल करे तो वह यूक्रेन के आंकड़े के करीब कोई संख्या पेश करे। वास्तव में यही CSIS ने किया था। ये दावा करता है कि रूस को लगभग 4,50,000 सैनिक युद्ध क्षेत्र में मारे गए हैं, लेकिन घायल और पकड़े गए सैनिकों को जोड़कर उसने अपनी खुद की अनुमानित संख्या लगभग 14 लाख तक पहुंचा दी है। मीडिया जोन BBC रूस सेवा के साथ मिलकर एक बहुत ही कम अनुमान पेश करता है। यह कहता है कि पुतिन द्वारा अपने आक्रमण की शुरुआत करने के बाद से 2,36,066 रूसी सैनिक मारे गए हैं। फिर से हमारे पास कुल हताहतों की संख्या के बजाय केवल मारे गए लोगों का आंकड़ा है, लेकिन इस खास आंकड़े के साथ एक और बात भी ध्यान में रखनी चाहिए। इन सभी 2,36,066 मौतों की पुष्टि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों जैसे शोक सूचनाएं, मीडिया रिपोर्ट्स और मृतकों के रिश्तेदारों द्वारा किए गए सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए की गई है। इसका मतलब है कि मीडिया के अपने आंकड़ों में वे लोग शामिल नहीं हैं जिन्हें रूस ने लापता बताया है, जबकि असल में वे मारे जा चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सैनिक होंगे जिनकी मौत चुपचाप हो गई और जिन पर किसी का ध्यान नहीं गया। इन सभी तथ्यों को देखते हुए लगभग 15 लाख का आंकड़ा पूरी तरह से विश्वसनीय लगता है। रूस बहुत ही तेजी से अपने सैनिकों को खो रहा है और समय के साथ ये स्थिति और भी खराब होती जा रही है। सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच हताहतों के अनुपात को ही एक उदाहरण के तौर पर देख लीजिए। 2 जुलाई के स्टार्स एंड स्ट्राइप्स की रिपोर्ट के अनुसार युद्ध के अधिकांश समय में रूस और यूक्रेन के बीच हताहतों का अनुपात 2 रूसी सैनिकों के मुकाबले 1 यूक्रेनी का रहा है और कभी कभी यह बढ़कर 3 रूसी सैनिकों के मुकाबले 1 यूक्रेनी तक पहुंच गया। अब ऐसा नहीं है।
अब तो हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। जैसे जैसे रूस के अनुभवी सैनिक मारे गए और उनकी जगह अनुभवहीन और बस झोंक दिए जाने वाले सैनिकों को भेजा गया, रूस की हताहतों की संख्या यूक्रेन की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ गई है। अब रूस हर एक यूक्रेनी के मुकाबले 8 सैनिक खो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि रूस के लिए हालात इतने खराब कैसे हो गए। यह कहना आसान होगा कि यूक्रेन द्वारा ड्रोन के बढ़ते इस्तेमाल की ओर इशारा कर दिया जाए, जो अब सैनिकों को मोर्चे से दूर रखने में मदद कर रहे हैं, और बात वहीं खत्म मान ली जाए। और सच में यूक्रेन के ड्रोन और रोबोट जो कुछ हम देख रहे हैं उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। यूक्रेन द्वारा बनाए गए मारक क्षेत्रों में FPV और मिड रेंज स्ट्राइक ड्रोन की बाढ़ ने रूसी सैनिकों को मोर्चे के पास पहुंचने से पहले ही मार गिरा रही है। साथ ही यूक्रेन अब अग्रिम मोर्चे पर मिशनों के लिए ग्राउंड रोबोट सिस्टम का भी बढ़ता इस्तेमाल कर रहा है, जिससे सैनिकों की हताहत संख्या में 30% तक की कमी आई है। वेस्ट पॉइंट के मॉडर्न वॉर इंस्टीट्यूट के अनुसार हालांकि इन सब के बावजूद भी ये पूरी तरह से उस असमानता को नहीं समझा सकता जो अब सामने आ रही है। रूस सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ संख्या में सैनिक नहीं खो रहा है, रूस के सैनिक ज्यादा मर रहे हैं जबकि यूक्रेन के कम, और इसके पीछे एक बड़ा कारण है। हम अभी थोड़ी ही देर में आपको इसका कारण बताएंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं मिलिट्री शो। अगर आप ऐसी ही जानकारी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू रखें। हम हर दिन ऐसे वीडियो लाते हैं। ये समझने के लिए कि रूस के लिए हालात इतने खराब कैसे हो गए, हमें फरवरी 2022 में वापस जाना होगा। पुतिन और उनके खासमखास जो होने वाला था उसकी योजना काफी समय से बना रहे थे, जबकि वे बाकी दुनिया से खुलकर झूठ बोल रहे थे। आखिरकार वह बड़ा दिन आ गया था। रूस हमला करने वाला था और योजना यह थी कि कुछ ही दिनों में यूक्रेन की रक्षा पंक्तियों को तोड़कर कीव तक पहुंचा जाए। ये सुनिश्चित करने के लिए कि योजना सफल हो, पुतिन रूस की सेना और वैगनर जैसे उसके भाड़े के समूहों से चुनिंदा ऑपरेटिव्स को तैनात करने वाले थे। 24 फरवरी आ गई। रूसी सैनिकों ने सीमा पार कर ली और कुछ दिनों तक उन्होंने प्रगति की। यूक्रेन के दक्षिण और पूर्व के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया गया। रूस ने कीव के करीब भी इलाका हथिया लिया। यूक्रेन की राजधानी से लगभग 30 किलोमीटर दूर तक पहुंच गया। फिर कुछ बदल गया। यूक्रेन की प्रतिरोधी सेनाएं संगठित हुई और उन्होंने रूस को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। कुछ ही हफ्तों में रूसी सैनिकों को उन इलाकों से बाहर खदेड़ा जाने लगा जिन पर उन्होंने कब्जा किया था। कुछ और हफ्तों बाद पश्चिमी देशों का समर्थन आना शुरू हो गया। हजारों रूसी सैनिक मारे जा रहे थे और मोर्चे की रेखाएं स्थापित हो गई थी, जो पुतिन की पसंद के हिसाब से इन वर्षों में बहुत कम बदली है। युद्ध के शुरुआती महीनों ने आगे आने वाली हर चीज की नींव रखी, और ये सब उन विशेष ऑपरेटरों पर आकर टिकता है जिनका हमने जिक्र किया था। फरवरी 2022 में त्वरित जीत की तलाश में रूस ने अपने सबसे बेहतरीन पेशेवर सैनिकों को तैनात किया। ये अनुभवी और अधिक प्रतिभाशाली रूसी सैनिक ही युद्ध के शुरुआती शिकारों में शामिल थे, और जैसे जैसे हर असली सैनिक यूक्रेनी गोलाबारी या बाद में ड्रोन हमलों में मारा गया, रूस को उनके बदले नए सैनिकों की तलाश करनी पड़ी। कुछ समय बाद यूक्रेन में भेजे जा रहे सैनिक पेशेवर नहीं थे, वे कोई भी थे जिन्हें पुतिन जुटा सकता था और जो पैसे लेकर उस मौत की चक्की में भेजे जाने को तैयार थे। हमने यह 2022 की दूसरी छमाही में ही देख लिया था। यही वो समय था जब रूस के हताहत होने की दर में बदलाव आया। जहां पहले पुतिन की जंग में ज्यादातर पेशेवर सैनिक मारे जा रहे थे, वहीं अब ज्यादातर स्वयंसेवक मारे जाने लगे। न्यूज वीक की रिपोर्ट के अनुसार यही वह शुरुआत थी जब रूस के हताहतों की संख्या 15 लाख तक पहुंचने लगी। पेशेवरों की कमी और स्वयंसेवकों का बढ़ना और लगातार गिरना। रूस की सेना में अभी भी विशेषीकृत कर्मियों की भारी कमी है, जैसा कि स्मॉल वॉर्स जर्नल ने 21 अप्रैल के एक लेख में बताया था। जर्नल का कहना है कि युद्ध शुरू होने के बाद से रूस के 8,500 प्रशिक्षित पैराट्रूपर्स घायल हो चुके हैं, और युद्ध की शुरुआत में उसके पास जो 30,000 एयरबॉर्न सैनिक थे, उनमें से लगभग आधे या तो मारे जा चुके हैं या घायल हैं। उसी स्रोत का कहना है कि रूस ने यूक्रेन में 4 साल की लड़ाई में अपने 2,218 मरीन खो दिए हैं, जो लगभग उतने ही हैं जितने अमेरिका ने 20 साल में अफगानिस्तान में खोए थे। और रूस ने शुरू में यूक्रेन में जो 900 स्पेट्सनाज ऑपरेटर भेजे थे, उनमें से 775 या तो मारे गए या इतनी बुरी तरह घायल हुए कि वे दोबारा लड़ाई में नहीं लौट सके। ये सब अपने आप में काफी बुरा है, लेकिन युद्ध के प्रति पुतिन के दृष्टिकोण को समर्थन देने के लिए रूस इन विशेष बलों की जगह नए लोगों को ला रहा है और अपनी पैदल सेना में ऐसे लोगों को शामिल कर रहा है जिनका युद्ध क्षेत्र में कोई असली काम नहीं है। वे या तो अपराधी हैं या बस मजबूरी में लाए गए लोग। जैसे ही क्रेमलिन को यह स्पष्ट हो गया कि यूक्रेन आसानी से नहीं टूटेगा, उसने रूसी समाज के सबसे बुरे लोगों में से भर्ती करना शुरू कर दिया। यहाँ एक विकृत तर्क है, अगर कोई रूस के अंदर हत्या या अपंग करने के लिए तैयार है तो उसे यूक्रेनी सैनिकों के साथ भी वही करने का मौका पसंद आएगा और वे संभावित आजादी के पहले संकेत पर भागेंगे भी नहीं। व्यंग को एक तरफ रखते हुए रिपोर्ट्स के अनुसार रूस ने जनवरी 2025 तक यूक्रेन युद्ध के लिए लगभग 1,80,000 अपराधियों की भर्ती कर ली थी। यूक्रेन की विदेशी खुफिया सेवा के अनुसार
ये पर्याप्त नहीं था। किसे पता था कि मुश्किल से प्रशिक्षित अपराधियों को युद्ध में भेजने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। रूस शायद अच्छे पक्ष को देखता है और अपनी जेल भर्ती रणनीति को गुलाग्स में जगह बनाने का एक तरीका मानता है। यही एकमात्र वजह है जो हम सोच सकते हैं कि 22 जुलाई को रूस ने अपने अपराधी भर्ती अभियान का दायरा बढ़ा दिया, जिससे ड्रग तस्करों, गैंग के सदस्यों और डाकुओं को भी लड़ाई में शामिल होने की अनुमति मिल गई। आप शायद यहाँ थीम को पहले ही समझ रहे होंगे। एक अपराधी जिसे मुश्किल से ही प्रशिक्षण मिला है वह पेशेवर सैनिक नहीं होता। वह अपराधी तोप का चारा है, जैसे कि वे हजारों अन्य लोग जिन्हें पहले ही भर्ती किया जा चुका है, और वे लगभग निश्चित रूप से उन हताहतों की संख्या में इजाफा कर देते हैं जिनका रूस सामना कर रहा है। लेकिन स्वयंसेवकों का क्या? हाँ, रूस सिर्फ जेलों से सैनिकों को निकालकर पुतिन के मोहरे के रूप में इस्तेमाल नहीं कर रहा है। हर रूसी क्षेत्र में भर्ती करने वाले आम लोगों के सामने लुभावने प्रलोभन रख रहे हैं। ये लालच भारी साइनिंग बोनस और औसत रूसी वेतन से कई गुना ज्यादा तनख्वाह के रूप में आते हैं, ताकि लोग अपनी जिंदगी सेना के नाम कर दें। यूक्रेन में रूस के पास जो ज्यादातर सैनिक हैं, वे स्वयंसेवक हैं, जिन्हें क्रेमलिन के ऑफर ने लुभाया है, या कुछ मामलों में उन्हें कोई विकल्प ही नहीं दिया गया। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि स्वयंसेवक ही रूसी हताहतों का सबसे बड़ा हिस्सा है, और 2022 की दूसरी छमाही से ही ऐसा हो रहा है। फिर भी वे नाम लिखवाते हैं, क्योंकि रूस लगातार दी जाने वाली रकम बढ़ाता जा रहा है। कीव पोस्ट के अनुसार रूस सिर्फ अपने अनुबंधित सैनिकों को ही भारी भरकम पैसे नहीं दे रहा है, वह उन लोगों को भी $22,200 तक दे रहा है जो इन सैनिकों की भर्ती करते हैं। यही है क्रेमलिन की बेताबी कि यूक्रेन में लगातार सैनिक भेजे जा सके। जहां तक खुद सैनिकों की बात है, वे कई रूसी क्षेत्रों में इसी तरह की साइनिंग बोनस पा सकते हैं। साथ ही वे ऊंची तनख्वाहें भी मिलती हैं, जिनका हमने जिक्र किया था। ऐसी पेशकशें उन लोगों के सामने रखो जो अपनी किस्मत से परेशान हैं और जिन्हें क्रेमलिन जितना पैसा कमाने का कोई और तरीका नहीं दिखता, तो सैनिकों की एक तैयार आपूर्ति श्रृंखला बन जाती है। एकमात्र समस्या यह है कि जो विषय हमने पहले बताया था वही फिर से सामने आ जाता है। रूस यूक्रेन में इतनी तेजी से सैनिक हो रहा है कि उसे अपने स्वयंसेवकों को जल्द से जल्द मोर्चे पर भेजना पड़ रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रशिक्षण के मामले में इसका क्या मतलब होता है। रूस के स्वयंसेवक सैनिकों को पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिल रहा है, तो उन्हें पेशेवर कहने का एकमात्र कारण यह है कि उन्हें वेतन मिल रहा है। उनके पास निश्चित रूप से उन लोगों के कौशल नहीं है जिन्हें रूस पहले ही खो चुका है। मैं खुद को इस बात से हैरान पाता हूँ कि रूसी सैनिकों की व्यक्तिगत गुणवत्ता किस हद तक खराब हो चुकी है। जॉर्ज बेरोस ने कहा, जो सितंबर 2024 में इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर में रूस विश्लेषक हैं, तब से इन 2 वर्षों में मानक और भी नीचे गिर गया है। जुलाई 2026 की एक रिपोर्ट में बिजनेस इनसाइडर ने खुलासा किया कि औसत रूसी भर्ती अपने प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचने के बाद 10 दिन से लेकर 3 सप्ताह तक ही जीवित रहता है। इसका मतलब है कि उन्हें ड्रोन से भरे मौत के इलाकों में भेजे जाने से पहले अधिकतम 3 सप्ताह की ट्रेनिंग मिलती है, और संभवतः इससे भी कम। ताजा बैचों में शामिल तथाकथित स्वयंसेवकों की हालत और भी बुरी होने वाली है। 12 अगस्त की एक रिपोर्ट में आरबीसी यूक्रेन ने कहा कि अब पेंजा और ओम्स्क की सड़कों पर लोगों को पकड़कर यूक्रेन भेजा जा रहा है। भर्ती करने वाले लोग कमजोर लोगों को निशाना बनाते हैं, जैसे कि जो शराब पी रहे हों, उन्हें हिरासत में लेते हैं और फिर उन्हें सैन्य चयन केंद्रों पर भेजते हैं, जहां उन्हें अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता है। तो न सिर्फ उन्हें हैंगओवर की हालत में प्रशिक्षण से गुजरने के लिए मजबूर किया जाता है, बल्कि वे वहां होना भी नहीं चाहते। कोई हैरानी की बात नहीं कि वे सैनिक बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं। वही बात फिर से, कोई पेशेवर नहीं, बस संख्या पूरी करने वाले लोग हैं। और विदेशी लड़ाकों को मत भूलिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के अनुसार 50,000 तक उत्तर कोरियाई सैनिकों को रूसी जमीन पर तैनात किया जाना है, जो पीछे के कामों में सेवा करेंगे जब तक कि वे अंततः मोर्चे पर नहीं पहुंच जाते। ये उन लगभग 14,000 सैनिकों के अलावा है जिन्हें उत्तर कोरिया ने 2024 में रूस भेजा था, ताकि पुतिन को कुर्स्क में वो इलाका वापस लेने में मदद मिल सके जिसे यूक्रेन ने जवाबी हमले में कब्जा कर लिया था। अफ्रीका भी रूसी भर्ती से अछूता नहीं है। यूक्रेन के स्टॉप रशियन रिक्रूटर्स प्लेटफॉर्म ने अफ्रीकी देशों के लगभग 3,000 लोगों की पहचान की है जो यूक्रेन पहुंच चुके हैं, जिनमें से लगभग छठा हिस्सा पहले ही मारे जा चुके हैं। तो रूस की सेना में न सिर्फ कम प्रशिक्षित अपराधी और स्वयंसेवक शामिल हैं, बल्कि उसमें ऐसे सैनिक भी हैं जो सही भाषा नहीं बोलते और जिन्होंने पहले कभी असली युद्ध नहीं देखा है। इस बिंदु पर हमें आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि रूस कैसे 15 लाख हताहतों के कगार पर पहुंच गया है। यह बिल्कुल साफ है, और पुतिन जो नहीं देख पा रहे हैं जब वे अपने अनोखे रिकॉर्ड को आगे बढ़ा रहे हैं, वह ये है कि वे अपने पूरे देश को एक बड़ी गिरावट के लिए तैयार कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वे यूक्रेन में लड़ाई जारी रख सके। पहले से ही ऐसी बातें हो रही है कि पुतिन 5 लाख रूसियों को लांबन करने की तैयारी कर रहे हैं, और क्रेमलिन ने पहले ही कानूनी व्यवस्थाएं लागू कर दी है ताकि वे ऐसा कर सके। अगर पुतिन अपने इरादे पर कायम रहते हैं तो सड़कों से लोगों को जबरन उठाने का तरीका और भी बड़े पैमाने पर फैल जाएगा, और 1940 के दशक के बाद रूस की सबसे दुर्भाग्यशाली पीढ़ी के और भी ज्यादा लोग मारे जाएंगे। इस एक कदम से पुतिन यह संकेत देंगे कि वे रूस को यूक्रेन के साथ कई और वर्षों तक युद्ध में घसीटने का इरादा रखते हैं। और जब हम वर्षों की बात करते हैं तो उस पर यकीन कीजिए,
जुलाई में युद्ध अध्ययन संस्थान के आंकड़ों के अनुसार रूसी सेना केवल 37.85 वर्ग किलोमीटर ही आगे बढ़ पाई थी। ये वो इलाका है जिसकी पुष्टि हो चुकी है कि उसे कब्जा कर लिया गया है। इसलिए इसमें वे जगहें शामिल नहीं हैं जहां रूस ने कुछ सैनिकों को घुसपैठ करवा दिया है, जो बस यूक्रेन द्वारा ढूंढ निकाले जाने का इंतजार कर रहे हैं। आइए इसे कुछ संदर्भ में रखते हैं। यूक्रेन कोई छोटा देश नहीं है। इसका क्षेत्रफल लगभग 6,03,550 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से रूस ने क्रीमिया सहित 20% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। अगर आप वह 20% हटा दे तो यूक्रेन के 4,82,840 वर्ग किलोमीटर हिस्से पर अभी कब्जा किया जाना बाकी है। रूस ने एक महीने में 37.85 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा किया और अप्रैल के बाद से ये उसके सबसे अच्छे महीनों में से एक था। अपनी मौजूदा गति से रूस को बाकी यूक्रेन पर कब्जा करने में 12,756 महीने या लगभग 1,000 साल लगेंगे। यह समय सीमा पुतिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। इसी वजह से वह लामबंदी की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें चीजों को तेज करना होगा ताकि कम से कम थोड़ी सी संभावना रहे कि रूस यूक्रेन को तब तक हरा सके जब तक वो जिंदा है और अपनी जीत की शान में झूम सके। एक ऐसी शान जिसकी कीमत रूस को अब तक करीब 15 लाख लोगों को गवा कर चुकानी पड़ी है। एक पूरी पीढ़ी बर्बाद हो गई है और इसको हकीकत बनाने के लिए और भी लाखों लोगों की जानें जाएंगी। सोचिए 2026 में रूस अब तक क्या बन चुका है। भ्रष्टाचार चरम पर है, अर्थव्यवस्था बुरी तरह बर्बाद हो चुकी है। रूस जनसंख्या में गिरावट का सामना कर रहा है, जो यूक्रेन युद्ध से पहले ही खराब थी और अब और भी बुरी हो गई है। और वह साम्राज्य जिसे पुतिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं वह बिखर चुका है। रूस पूरी दुनिया में अपना प्रभाव खो रहा है और खुद रूस एक निगरानी राज्य में और भी गहराई तक डूब गया है। ये सब पुतिन की सेवा में है, जो अपने ही वहम में और गहराई तक जा रहे हैं। FSB, जिसके पास अब लगभग कोई सीमा नहीं रह गई है और जो खुद पुतिन से भी ज्यादा ताकतवर है, रूस को ऐसे भविष्य के लिए तैयार कर रहा है जहां आने वाले नेता 21वीं सदी के KGB के कठपुतली बनकर रह जाएंगे। यूक्रेन से पहले रूस के पास जो भी शक्ति मानी जाती थी, उसकी सीमाएं अब पूरी दुनिया के सामने उजागर हो चुकी है और इसी दौरान आंकड़े और भी ज्यादा भयावह होते जा रहे हैं। नुकसान और भी गंभीर होते जा रहे हैं। पुतिन नहीं रुकेंगे, वह रुक नहीं सकते। उन्होंने खुद को और अपने पूरे देश को बलिदान के एक चक्र में फंसा लिया है। भले ही उन्हें पता है कि अब उनके पास बढ़त नहीं है, फिर भी उन्हें युद्ध को आगे बढ़ाते रहना ही पड़ेगा। अब शांति की घोषणा करना उनके लिए ऐसी असफलता होगी जिससे वो बच नहीं पाएंगे। यही वजह है कि पुतिन अपनी मेज पर आने वाले हर शांति वार्ता के प्रस्ताव को ठुकरा रहे हैं। लेकिन पुतिन जानते हैं कि रूस उनका युद्ध इतनी जल्दी नहीं जीत सकता कि वो अपनी मौत से पहले उसका आनंद ले सके। जून में पुतिन सेंट पीटर्सबर्ग अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मंच के प्रतिभागियों के सामने खड़े हुए और कहा, मैंने एक पत्र पर नजर डाली। इस पत्र के लेखक ने मेरी उम्र का जिक्र किया है। दुनिया के कुछ नेता मुझसे भी बड़े हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि क्या आप अपना काम सही तरीके से कर सकते हैं। इन दिनों उनकी उम्र की छोटी सी याद भी रूस के नेता को हिला देने के लिए काफी है और ऐसा होना भी चाहिए। पुतिन और रूस की पूरी एक पीढ़ी के लिए समय खत्म होता जा रहा है। 15 लाख हताहत होना बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन यह सिर्फ एक मील का पत्थर है। आगे और भी हताहतों का रास्ता खुलने वाला है। मौतें तब तक नहीं रुकेंगी जब तक पुतिन नहीं रुकते, और वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक रूस जीत नहीं जाता या वो मर नहीं जाते। हमें पता है कि हम किस पर दांव लगा रहे हैं और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, पुतिन की विरासत एक बर्बाद रूस और यूक्रेन में असफलता ही होगी। हम रूसी साम्राज्य की मौत को वास्तविक समय में देख रहे हैं और ये सब कुछ उससे भी गहरा है जितना हमने इस वीडियो में दिखाया। क्या आप देखना चाहते हैं कि यह कितना गहरा है? हमारे पास आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो है जिसमें हमने पुतिन की विरासत के प्रति जुनून और ये रूस को कहां ले जा रहा है इस पर चर्चा की है। उस वीडियो को जरूर देखें, लेकिन उससे पहले हमारे मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस न करें। और हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद।